लोग करने वाले बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 सेमेस्टर 2 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7। आप लोग में बहुत कोई बोल भी रहता है कि सर चैप्टर 7 करिए, चैप्टर 7 करिए। तो BSTD का चैप्टर 6 ऑलरेडी हम करवा के एक्सप्लेन कर दिए। अब चैप्टर 7 जो है ना, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, मतलब इसको कंप्लीट करने में अराउंड 2 से 3 क्लास लग सकता है। ठीक है, अब हम चाहे तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बैठा देंगे 1.5-2 घंटा, तुम लोगों को बोलेंगे लो पढ़ो पूरा, बट क्या होगा समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग ब्रेक कर करके, एक तो ऑलरेडी थ्योरी है, सम्स है नहीं, तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है नहीं, बोर लगने लगेगा, 2 घंटा का क्लास तो कोई करेगा नहीं। तो उसको ब्रेक कर करके कोशिश करेंगे ना कि 3 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर ले। ठीक है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो सब इतना लेंदी नहीं है, ठीक ठाक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है, इस चैप्टर का क्या नाम है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस का मतलब तो आपको पता है, फाइनेंस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस, ये बताइए सर। फाइनेंस से माने की, बोलो, फाइनेंस से डेफिनेशन की होवे, फाइनेंस मतलब होता है पैसा लगाना। ठीक है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा लगाना, यही पूरा फाइनेंस का मतलब है क्या? नहीं सर, ये तो बस फाइनेंस का एक पार्ट है, पैसा लगाना। फाइनेंस एक बहुत वाइड टर्म है, फाइनेंस में बहुत कुछ आता है। क्या क्या आता है देखो, financing is an important function of any business undertaking which deals with the procurement of funds at the right time and their effective utilization in business. फाइनेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले ये जज करना आपको कितना पैसा का ज़रूरत है, वो पैसा किस सोर्स से आएगा और किस जगह में खर्च होगा और कौन टाइम में हमको वो पैसा चाहिए। इसको ही हम लोग बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंस। नॉर्मल लैंग्वेज में फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड। फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब पैसा का जरूरत हो उसी वक्त पैसा को अवेलेबल करवाना बिजनेसेस को। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस may be defined as planning, raising, managing and controlling all the money or capital funds of any kind used in connection with the business. Business finance का मतलब होता है any activity, anything which includes planning. प्लानिंग मतलब कितना पैसा का जरूरत है। अब तुमको पैसा का जरूरत है 1 लाख, तुम ले लिए 10 लाख का लोन, तो क्या बहुत अच्छा हो गया? प्लानिंग। रेजिंग कहां से आएगा? मैनेजिंग, कैसे कहां लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द मनी और कैपिटल फंड्स ऑफ एनी काइंड यूज इन कनेक्शन विथ बिजनेस, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत अच्छा। अब बिजनेस फाइनेंस का क्या फीचर्स है सर? पहला, बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस में हर टाइप ऑफ कैपिटल फंड्स इंक्लूडेड है। बिजनेस फाइनेंस हर तरह का, देखो फाइनेंस को बोला जाता है ना लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्यों सर फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस क्यों बोला गया? ब्लड का क्या काम है बोलो तो बिजनेस में, सॉरी बॉडी में? ब्लड का काम है कि ऑक्सीजन को पूरा बॉडी में सर्कुलेट करना। जो पोर्शन में ब्लड नहीं जाएगा उस पोर्शन में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, वो बदन का हिस्सा, बॉडी का हिस्सा सड़ना और मरना चालू हो जाएगा, है ना? उंगली में गार्डर बांध के रखो 1 हफ्ता तक, उंगली कट के गिर जाएगा, नीला पड़ जाएगा, खून नहीं जा रहा है ना, ये सब मसल्स जो है, बोन्स जो है सड़ना चालू हो जाएगा, सड़ के गल जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह फाइनेंस भी जो है उसको बोला गया लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस बिजनेस का हर एक्टिविटीज में घूमता है, और जो एक्टिविटीज में
फाइनेंस का कमी हो वो एक्टिविटीज़ बिजनेस का डिकेट होना चालू हो जाता है, मरना चालू हो जाता है ना। क्लियर हुआ? तो हर टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, भाई बिजनेस फाइनेंस तो चाहिए ही चाहिए। बिजनेस फाइनेंस एक वाइड टर्म है। जैसे तुम बोले सर पैसा लगाना, नहीं, वो एक वन ऑफ दी फंक्शन है बिजनेस का, समझ में आ रहा फाइनेंस का। लेकिन ये वाइड टर्म है। इट नॉट ओनली इन्वॉल्व द एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स बट ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश, डिस्पोजेबल ऑफ अर्निंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड्स। सर इसमें सब कुछ आ जाता है सर, इसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ नहीं बचते। द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड, कितना बिजनेस फाइनेंस आपको चाहिए, ये डिफर करता है फ्रॉम वन बिजनेस फर्म टू अनदर। ये एक बिजनेस फर्म से अनदर में डिपेंड करेगा। बड़ा मान लो तुमको एक बिग मार्ट या बिग बाजार की तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना है, उसमें पैसा जो चाहिए, और तुमको एक तो मोदी दुकान खोलना है मोहल्ला में, दोनों में कैपिटल सेम लगेगा नहीं। तो कितना फाइनेंस चाहिए ये डिफर करेगा एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, स्केल के ऊपर, टाइम के ऊपर, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिटरमाइन द स्केल ऑफ ऑपरेशन। क्या मतलब है? जितना ज़्यादा पैसा, अब तुमको बोलोगे सर आप ये 3 कमरा में कोचिंग क्यों चला रहे हैं, आप एक बड़ा सा ऑडिटोरियम ले लीजिए ना। ये डिपेंड करेगा कितना फाइनेंस और कितना स्केल ऑफ ऑपरेशन है, कितना मेरे पास स्टूडेंट्स है, कितना मेरा कैपेसिटी है खर्च करने का। समझ में आ रहा है बात? तो बिजनेस फाइनेंस डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है तुम्हारा स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तुम बड़ा लेवल में बिजनेस करोगे, छोटा लेवल में बिजनेस करोगे, सब ये डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस बोल दो या इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस? सिग्निफिकेंस का मतलब देखो, पैसा का क्या सर, पैसा का बहुत इंपॉर्टेंस है। पैसा रहेगा तभी तो सब कुछ रहेगा, है ना। लाइफ में भी देख लो, पैसा नहीं है, घर में 4 भाई है, जो भाई सबसे ज़्यादा कमा रहा है इज्जत उसी को ज़्यादा मिलेगा। तो फाइनेंस का तो इम्पोर्टेंस बहुत है, ठीक है ना। अब मोहल्ला में जो आदमी का सबसे ज़्यादा पैसा है उसका इज्जत ज़्यादा हो रहा है। रिश्तेदारी में जो रिश्तेदार का रुपया सबसे ज़्यादा है, उसका फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है ना। ऑब्वियस सा बात है। तो उसी तरह बिजनेस में भी फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, फाइनेंस को बोला गया लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, हम एक्सप्लेन कर दिया क्यों बोला गया लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या, देखो फाइनेंस मेनली 3 चीज़ के लिए ज़रूरत होता है बिजनेस में। अब हम कोचिंग सेटअप किया, पैसा लगा कि नहीं लगा? क्यों लगा? क्या किया पैसा लेके? पढ़ाना तो मुंह से, तो पैसा क्यों चाहिए? तो पैसा है मुंह से, पर ये सब एग्जैक्टली। फाइनेंस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को परचेज करता है। अभी तो तुम चेयर टेबल में बैठ के हो, है ना, रिकॉर्डिंग कर रही है लैपटॉप के ऊपर, पेन टैब है, पेन टैब खरीद के लाए, है ना, तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, डिजिटल स्क्रीन लगा है। तो ये क्या है? ये सब के लिए पैसा चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए। दूसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब सब सब्जेक्ट्स तो हम नहीं पढ़ाते हैं, साइंस के टीचर्स अलग है, इंग्लिश के अलग है, हिंदी की मैम अलग है, मैथ्स अलग सर पढ़ा रहे, है ना, आर्ट्स के टीचर्स अलग है। सबको सैलरी कहाँ से देंगे? उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल, तुम लोग को नोट्स दे रहे प्रिंट करके, टेस्ट दे रहे, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करा रहे, सब में पैसा लग रहा है ना। जगह का रेंट दे रहे, इलेक्ट्रिक का बिल दे रहे, वाईफाई यूज़ कर रहे, वाईफाई का चार्जेस पे कर रहे। एक आध महीना में अभी एसी लग जाएगा तो एसी का भी, इलेक्ट्रिक का बिल और बढ़ जाएगा, पे करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? ये सब फाइनेंस चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। नेक्स्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हम सोचे यार एक और खोलते हैं ना कोचिंग, तो उससे में तो चल रहा है, एक काम करते हैं, अब चलते हैं थोड़ा पार्क सर्कस एरिया में खोलते हैं। तो उसके लिए भी क्या चाहिए हमको? पैसा चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? तो फाइनेंसिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए भी चाहिए, ज़रूरी है। तो ये 3 रीज़न है जो मेन फाइनेंस का ज़रूरत है। अगर इफ अ फर्म इज एबल टू रेस एडिक्वेट फाइनेंस, अच्छा फाइनेंस तुम रेस कर लेते हो, तो तुमको फॉलोइंग बेनिफिट्स मिलेगा। क्या? तुम्हारा बिजनेस साइकिल जो है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स स्मूथली चलेगा। अब मान लो 1 महीना कोई हमको फीस नहीं दिया, हम टीचर को सैलरी नहीं देंगे, टीचर तो बोलेगा ये कौन सा बात होगी। हाँ, अब बिजनेस फाइनेंस अगर मेरे पास ठीक है
तो स्मूथली साइकिल चल सकता है। हाँ, ठीक है। दूसरा, फर्म इंस्टॉल कर सकता है लेटेस्ट प्लांट एंड मशीनरी अपने पास, कोई भी शॉर्टेज नहीं होगा रॉ मटेरियल का कभी भी। अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जा सकता है। अरे बल्क में रॉ मटेरियल मिल रहा है सस्ता में, तुम्हारे पास पैसा है, एफर्ट से ले लिए। सस्ता में कोई डील हो रहा है, एफर्ट से ले लिए। फिनिश गुड्स को तुम होल्ड करके रख सकते हो दाम बढ़ने तक का। अभी देखिए यार दाम कम हो गया, ठीक है थोड़ा दिन रख लेते, थोड़ा दिन बाद बेचेंगे। कब? जब तुम्हारे पास पैसा है। जब तुम्हारे पास पैसे ही का शॉर्टेज है, तुम बोलोगे दत्त यार या तो पैसा ही का शॉर्टेज हो रहा है, क्या होगा। क्लियर? इट कैन पे टू इट्स, अपना जो लेनदार है, क्रेडिटर्स है, उन लोग को तुम वक्त पे करके अपना रेपुटेशन बचा सकते हो। हम लोग EMI टाइम में दे देते हैं, क्रेडिट स्कोर बढ़ गया, बैंक और अच्छा ऑफर देगा लोन का। क्लियर हो रहा है पॉइंट? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब देखो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तुमको पैसा दो रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, मेनली दो काम के लिए। एक होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। एक होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है, अब सबसे पहले ये समझना है सर फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सर ये वाला रखा हुआ था कोचिंग में। मतलब कोचिंग का ये वाला। ओ हाँ, अरे यार इसका तो पैर हाथ अलग हो गया, ऑपरेशन हो गया। अच्छा देखो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो आपको फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए चाहिए। टिक करके रखो, जो नहीं समझ में आएगा मार्क करके रखो। और वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको डे टू डे एक्टिविटीज रन करने के लिए। अब फिक्स कैपिटल का मतलब फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है आपको, फर्नीचर्स परचेज करना है, समझ में आ रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करना है, कॉपीराइट से रजिस्टर्ड करवाना है, तो ये सब के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो होता है फिक्स कैपिटल। और जो डे टू डे के लिए, सैलरी देने के लिए, रेंट देने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, इसके लिए जो आपको पैसा चाहिए उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये दो के लिए आपको पैसा चाहिए। फिक्स कैपिटल डिनोट्स पोर्शन ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स में जो पैसा हम लोग लगाते हैं इसको फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं और इसको हम लोग ब्लॉक्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक्ड कैपिटल। क्या मतलब सर? ब्लॉक्ड कैपिटल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आप फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाते हैं ना, आपका पैसा वहां फंस जाता है, ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लॉक्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। आहिस्ते गेट बंद करो। सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में सर्कुलेट होते रहता है। अभी रॉ मटेरियल खरीद के लाए, फिनिश प्रोडक्ट बनाए, एक महीना में बेच दिए, फिर रॉ मटेरियल खरीद के लाए, फिर बेचे, फिर पैसा आए, ये चीज क्या है? चलते रहते हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है सर्कुलेटिंग कैपिटल। कुछ बिजनेस है जिसमें फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, वर्किंग कैपिटल का कम रहता है। कुछ बिजनेस है जिसमें फिक्स कैपिटल का कम है, वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट। जैसे कि देखो होलसेलर जो बिजनेस है, होलसेलर बिजनेस जो है, फिक्स कैपिटल का उसमें, या ट्रेडर जो है, उन लोग का फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, बल्क में माल परचेस करके रख रहा है बार बार। मैन्युफैक्चरिंग का वर्किंग कैपिटल कम है, फिक्स कैपिटल ज़्यादा है, मशीन परचेज कर रहा है, फैक्ट्री परचेज कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग बना रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, ठीक है? तो याद रखना, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए। फिक्स कैपिटल को हम लोग परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं और ब्लॉक्ड कैपिटल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल को हम लोग सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। एंड टाइम को ये करना होगा, 40 मिनट्स लेट होने से नहीं होगा। समझ में आ रहा है? 12 बजे भी तुम सो के अगर नहीं उठ पा रहे हो तो दिक्कत है। 12 बजे का क्लास में कोई लेट आता है? टाइम हम लोग 8 बजे उठ के चले जाओ। स्कूल कितनी बजे है? 11:40।
11:40 में, तो क्या तुम जाते होगे 12:40 में? फिर सुबह स्कूल जाता क्या होता हम लोग का? रहता है, बहुत कोई का सुबह स्कूल है। SVS का स्टूडेंट एक पढ़ने आता था, तो उपसे से वो जाता था SVS, और बड़ा बाज़ार की तरफ जो कहीं पे है। वो बोलता था कि सर हम जब घर से निकलते रहे थे अंधेरा, ठंडा के वक्त वो बोलता था अंधेरा होता था। SVS हो गया, मोहम्मद जान की जो स्टूडेंट लोग थी, गर्ल्स या बॉयज़ जो उन लोग पढ़ने आती थी, सुबह बोलती थी जब हम लोग निकलते थे सर अंधेरा हो क्या रहता था उस वक्त। अरे जेवियर्स का जो क्लासेस करता है BCom का, मॉर्निंग का 6 बजे सुबह क्लास स्टार्ट होता है। ठंडा के टाइम सोचो 6 बजे क्लास स्टार्ट होता है, उसको पहुंचना निकलना कितने बजे है घर से? तो ये सब 12 बजे भी, तो ये एक साइन है बर्बादी का। और एकदम जो 12 बजे तक जो कोई सो के रह रहा है, 10 बजे काम है। ठीक है, मैक्सिमम सैटरडे संडे है, ठीक है तुम सो 9 बजे 10 बजे तक, 10 बजे तक सो ना। हाँ, 10 बट फिर चल द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ जेनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। बहुत अच्छा है ये। एक है, वालेकुम सलाम। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, एक है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जब तुम फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो, जैसे कि हम एक मशीनरी खरीदे 10 लाख रुपये का, तो कि एक ही साल में 10 लाख वसूल हो जाएगा? भाई ये भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। समझ में आ रहा है? मान लो ये जगह हम खरीद लिया कोचिंग पढ़ाने के लिए, रेंट पे नहीं लेंगे 20 लाख का, अब 20 लाख में हम खरीद लिया तो एक ही साल में 20 लाख कमा लेंगे, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा ये। हाँ ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जब चाहिए तो तुम क्या क्या सोर्सेज है तुम्हारे पास? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, सब बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। डिबेंचर्स, लोन ले लिए बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मीडियम टर्म 2-3 साल 4 साल के लिए चाहिए, शादी कर रहे हैं कोई तो लोन चाहिए, मीडियम टर्म लोन है ना, बैंक से ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट ले लिए, लीज ले लिए। शॉर्ट टर्म 1-2 महीना 3 महीने के लिए चाहिए, 4 महीने के लिए चाहिए, तो इसके लिए ट्रेड क्रेडिट उधारी ले लिए। अरे सप्लायर से ही ले लिया भाई, रॉ मटेरियल उधारी में दे दो, 3 महीना बाद दे देंगे पैसा, ये भी तो सोर्स है। फैक्टरिंग, बैंक्स और कमर्शियल पेपर्स, एक्सप्लेन करेंगे ये सब। ऑन द बेसिस ऑफ जेनरेशन, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है वो सोर्स जो पैसा तुम्हारे बिजनेस के अंदर से ही आ रहा है, बिजनेस के अंदर से ही आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। मतलब कोई बाहर वाला से नहीं ले रहे हो तुम, ओनर से ही ले रहे हो, बिजनेस का जो ओनर है। इसका है इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, बिजनेस के अंदर से ही पैसा आ रहा है, ओनर लोग ही दे रहे हैं। आउटसाइड सोर्स को बोलते हैं अदर सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सोर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स ले लिए बैंक से, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स मतलब मालिक, इन्वेस्टर्स का पैसा, शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब GDR, ADR, IDR सब पढ़ेंगे। बोरोड फंड मतलब उधारी लिया हुआ पैसा, डिबेंचर्स, लोन्स ले लिए, पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया, उधार ले लिए। हाँ नहीं, देखो यहाँ पे ओनर्स फंड और लॉन्ग टर्म फंड दोनों में इक्विटी इक्विटी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सोर्स बेसिस तो अलग है ना, पीरियड के बेसिस पे है, जनरेशन के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है सर। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड लॉन्ग टर्म में भी इक्विटी है और ओन्ड में भी इक्विटी है, तो बेसिस तो अलग अलग है ना। समझ में आ रहा है? अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको, टेंशन मत लो। देखो ओन्ड फंड में क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग है ना। बोरोड फंड में डिबेंचर्स, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये सब हो गया।
समझ में आ रहा है? ओन्ड मतलब अपना पैसा, बोरोड मतलब उधारी लिया हुआ पैसा। तो चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, सर आप बोले थे लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो सर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखो जो लंबा समय के लिए चाहिए, लंबा समय के लिए चाहिए, जो आपका अर्निंग 1-2 साल में आप पैसा वापस नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 10 साल 15 साल 20 साल लग जाएगा चुकाने में, उसका बेनिफिट आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। अब मान लो हम ये कोचिंग खरीद लिए 20 लाख में, अब मान लो साल में हम 3 लाख रुपए पे कर पाए, बोल यार तुम तो नुकसान 17 लाख का नुकसान में हो, तुम 3 ही लाख का फायदा हुआ ये कोचिंग खरीद के तुमको, और तुम खरीदे 20 लाख में, तो भाई अभी 1 साल में 3 लाख फायदा हुआ है, अभी तो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा ना। और तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज आपको क्यों चाहिए? लॉन्ग टर्म सोर्सेज का जरूरत पड़ता है आपको फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब के लिए। ठीक है, अब इसका सोर्सेज क्या है? इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब ओन्ड कैपिटल हो गया, या फिर लोन लो, बोरोड कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। अब कितना तुमको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, ये अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस और अलग अलग फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेडर, हम पहले ही बोले, जो ट्रेडर्स है उन लोगों को लॉन्ग टर्म फाइनेंस कम चाहिए, क्योंकि उन लोगों को फिक्स्ड एसेट्स उतना परचेस करने नहीं रहते। मैन्युफैक्चरर्स, वो लोग को ज़्यादा चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? फिर आते हैं सर हम लोग मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में। सर मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या है सर, थोड़ा बताइए। इट इज़ रिक्वायर्ड, मीडियम टर्म चाहिए ना, ताकि आप टेक्नोलॉजी थोड़ा अपग्रेड कर ले, रिपेयरिंग्स एंड ऑल के लिए चाहिए, थोड़ा वर्किंग कैपिटल को बढ़ा दे, पुराना उधारी को पे ऑफ कर दे, ये आपको चाहिए 3-4 साल के लिए, मतलब 1 साल से 5 साल के बीच में अगर आपको पैसा चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब इसका क्या है सर, बैंक से लोन ले लिया, जैसे कि देखिए यार कोचिंग थोड़ा पहला लग रहा है, गंदा टूटा टाटा लग रहा है, एक काम करते हैं ना, 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, इसको अच्छे से बना देते हैं, 3 साल का EMI करवा लेते हैं, पे ऑफ कर देंगे, हो सकता है ना, क्योंकि मीडियम टर्म। प्लांट एंड मशीनरी ना थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं, ये वाला तो ठीक है, इसके साथ साथ एक और ऐड कर देते हैं, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्लियर हुआ पॉइंट? बैंक से लोन ले लिया, पब्लिक से डिपॉजिट्स ले लिए, ठीक है, मतलब लोन्स टाइप में जनरली माना जाता है। हाँ, मीडियम टर्म चाहिए फंड्स, ताकि टेक्नोलॉजी जो बदल रहा है उसके साथ साथ आप जो है न्यू प्रोडक्ट कुछ लॉन्च कर सके या टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट ला सके, ये सब। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज का क्या मतलब है? इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग दी शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये चाहिए ताकि आप शॉर्ट टर्म नीड्स जो है आपका, आप उसको फुलफिल कर सके। शॉर्ट टर्म जो नीड्स है आपका, आप उसको फुलफिल कर सके वर्किंग कैपिटल का। जैसे कि हमको पता है कि यार दिवाली के टाइम, क्रिसमस के टाइम में, ईद के टाइम मेरा सेल बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, 2-3 महीना सेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम क्या किए, शॉर्ट टर्म के लिए उधार ले लिए किसी से, 2-3 महीना के लिए पैसा ले लिए, बल्क में माल खरीदे, बेचे, कमाए, उसके बाद उसको लोन दे दिए उसको। हाँ, ये है ट्रेड क्रेडिट। उधारी ले लिए, फैक्टरिंग, कमर्शियल पेपर्स, सब डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। शॉर्ट टर्म फंड्स आपको चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, वेजेस टाइम में दे रहे। मान लो कोई स्टूडेंट हमको पैसा नहीं दिया, अब टीचर्स लोगों का सैलरी 1 महीना का रुका हुआ है, हम क्या किया, किसी से उधारी ले लिए 1 महीना के लिए और पे कर दिए, बाद में जब स्टूडेंट लोग दिया हम उसको पे ऑफ कर दिए। ठीक है, तो ये सब के लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। गॉट इट? क्लियर पॉइंट? चलो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ जेनरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ जेनरेशन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जो बिजनेस का ओनर या मालिक या बिजनेस खुद से अवेलेबल करवा रहा है, जैसे कि प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाया उसको वापस से इन्वेस्ट कर दिए। रिटेन्ड अर्निंग, जो रिजर्व बना के रखे थे उसको वापस से इन्वेस्ट कर दिए। अब देखो ये ऑप्शंस हर बिजनेस के पास नहीं है, वही बिजनेस के पास है जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हो या जिसके पास अच्छा खासा रिजर्व हो। स्टार्टअप के पास तो ये ऑप्शन नहीं है, तो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है?
द सोर्स ऑफ फंड जो बिजनेस के बाहर लाई कर रहा है, जैसे कि बैंक से लोन ले लिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए, ये सब, पब्लिक डिपॉजिट्स ले लिए, ट्रेड उधारी ले लिए, क्रेडिट ले लिए, ये सब। क्लियर? अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, ये आपको इसका डिफरेंस आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बुक, ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अच्छा खासा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर का हम तुम लोगों को शायद अभी बता ही नहीं ना स्टार्ट करने के वक्त, ये चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा। ये चैप्टर से 10 मार्क्स आएगा बाबू, ये जो चैप्टर है इससे 10 मार्क्स आएगा। 40 मार्क्स का होगा, 40 में से 10 मार्क्स यही चैप्टर से आएगा। अब 10 मार्क्स से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला। स्टार्टिंग में ही बताना था, मेरा ध्यान से निकल गया, ठीक है। 10 मार्क्स आएगा, 1 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क्स। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट नहीं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं। तो देखो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फंड्स होगा ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओन फंड एंड बोरोड फंड। अब ओन्ड फंड का मतलब क्या है? देखो ओन्ड फंड का मतलब होता है कि बिजनेस का खुद का पैसा या बिजनेस का ओनर का पैसा। बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? उधारी लिया हुआ पैसा। तो ओनर्स फंड रिफर्स टू द फंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर, जो ओनर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, या जो कंपनी का अकोमुलेटेड प्रॉफिट है रिजर्व के फॉर्म में। हम बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिजर्व बना के रख रहे हैं। अब मेरा बहुत रिजर्व जो है एक 2 लाख रुपए करके 10 साल में मान लो 50-60 लाख रुपए बन गया, तो ये मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है, इसको भी अब इन्वेस्ट कर सकते है ना। ये सब हो जाएगा ओन्ड फंड। अब ओन्ड फंड का क्या फीचर है? परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, एक बार लगा दिया और किसी को देने का झमेला नहीं है। रिस्क कैपिटल कम रहता है, ओनर्स फंड को बोला जाता है रिस्क कैपिटल है। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस डूबा तो ओनर का पैसा भी डूब जाएगा। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चीज गिरवी रखने का जरूरत नहीं है। ओनर्स फंड का सोर्स क्या है? शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब वो हिस्सा प्रॉफिट का जो आप अपने पास ही रखे थे, किसी में कोई चीज में खर्च नहीं किए या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। अब इसके एडवांटेज वही सेम परमानेंट कैपिटल है, ये सब। डिसएडवांटेज देखो, डिफ्यूजन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये कोचिंग का पूरा ओनर हम है। अब हम किसी से पैसा लिया, भाई तुम भी ओनर बनो ना, तुमको भी प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, तो मेरा कंट्रोल कम हो गया ना, है ना। मेरा कंट्रोल कम हो गया। कैसे कम हो गया? पहले हम मालिक थे, हम मेरा जो मर्जी था हम करते थे। अब मेरे साथ साथ एक और बंदा मालिक है, उसका भी बात हमको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं बोरोड फंड में। सर बोरोड फंड का मतलब मांगा हुआ पैसा। मांगा हुआ मतलब क्या? उधारी लिया हुआ, भीख मांगा हुआ नहीं, उधारी लिया हुआ पैसा, उसको बोलते हैं बोरोड फंड। अब देखो इसका फीचर्स है, फिक्स टाइम के लिए लिया जाता है। तुम उधारी एक फिक्स टाइम से के लिए लेते हो ना, बैंक से लोन एक फिक्स टाइम के लिए लेते हो, ऐसे थोड़ी कि जब होगा तब देंगे। सिक्योरिटी कुछ गिरवी रखना पड़ता है, बैंक तुम्हारा चेहरा देख के लोन। रेगुलर पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट का। तुम्हारे पास पैसा रहे नहीं रहे, घर का सामान बेचो, जमीन बेचो, जायदाद बेचो, लेकिन बैंक अपना इंटरेस्ट छोड़ने वाला। हाँ, इसमें कंट्रोल नहीं जाता है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं जाएगा। क्यों? बैंक को तुम्हारा, तुम कोचिंग में कितना बजे खोल रहे हो, कितना बजे बंद कर रहे हो, बैंक डजंट केयर। बैंक बोलेगा भाई महीना के एंड में मेरा EMI भर दोगे,
ठीक है ना, कंट्रोल तुम्हारा डाइल्यूट नहीं होता है बोरोड फंड से, ठीक है। एडवांटेजेस वही सेम, कोई इंटरफियरेंस नहीं, इंटरेस्ट को तुम ऐसा खर्च दिखा सकते हो, टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, जब पैसा आएगा लोन दे के हटा दो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर तुम बहुत ज़्यादा भी पैसा कमा लेते हो तो भी जो है तुमको जो है एक फिक्स रेट में ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस, गिरवी रखना पड़ेगा, एक लेनदारी सर के ऊपर आ गया, लेनदारी मतलब उधारी आ गया सर के ऊपर, सुनते हो ना, बहुत आदमी बोलते हैं रात में नींद नहीं आ रहा, इतना उधारी हो गया, तो वही है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गया ना। अब कोई रहता है जिसको कोई शर्म आया है नहीं, पैसा ले लेगा, लेके मारा हुआ, मार के बैठा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। बट जो अच्छा जो अच्छा इंसान रहेगा, जो अच्छा घराना का रहेगा भाई, उसको तो टेंशन हो जाएगा। हम लोग उधारी, हम जब उधार लेते हैं हमको टेंशन हो जाता है, कैसे जल्दी जल्दी चुकाना है। अब इतना अच्छा मेरा फ्रेंड लोग है, कभी मांगता नहीं है सामने से, लेकिन फिर भी हमको टेंशन हो जाता है। अब एक तो रहता है दे रही है, एक तो दोस्त लोग ऐसा भी है जिसको दे रही है तो मतलब वो अब क़यामत में डायरेक्ट हिसाब होगा, वो मिलने वाला दुनिया में नहीं है पैसा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं देखो, एक है जो नहीं दे पा रहा है तो उसमें ठीक है, तुमको चाहिए गुंजाइश की, ठीक भाई माफ कर दे। एक है जो बेटा अपना तो सब काम कर रहे हो, घूम रहा, फिर रहा, खा रहा, पी रहा, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे, तो इन लोग का कोई माफ़ी नहीं होना चाहिए। छोड़ो, हटाओ। अच्छा, दोनों के बीच का डिफरेंस, ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का मीनिंग पढ़ लेना है। देखो, ओनर्स कैपिटल परमानेंट है, बोरोड कैपिटल परमानेंट नहीं है। ओनर्स कैपिटल में रिस्क इन्वॉल्व है, बोरोड में रिस्क इन्वॉल्व थोड़ी है। तुम्हारा बिजनेस डूबेगा भी तो बैंक अपना उधारी लेके जाएगा भाई। ओनर्स कैपिटल में कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, बोरोड कैपिटल में कंट्रोल डाइल्यूट, ऐसे करके बस जो है पढ़ना है। अब ओनर्स फंड कितना तरह का, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड, ये तीन, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड। अब आते हैं इक्विटी शेयर्स। सर इक्विटी शेयर्स क्या है? देखो, इक्विटी, देखो शेयर्स जो है कंपनी का क्या होता है, ये हम लास्ट क्लास ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिए थे। तुम्हारा टोटल कैपिटल का, मान लो तुम्हारा कंपनी का एक बहुत बड़ा अमाउंट का ज़रूरत है, उस बड़ा अमाउंट को आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटा छोटा हिस्सा में, और हर हिस्सा को बोला जाता है शेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी को 1 करोड़ का ज़रूरत है, अब 1 करोड़ तो कोई दे नहीं पाएगा, कंपनी क्या किया, वो 1 करोड़ को डिवाइड कर दिया 100 रुपया का शेयर में, और टोटल 1 लाख शेयर जो है इशू कर दिया। अब 1 लाख शेयर 100 रुपये वाला, मेरे पास 100 रुपये था, हम 1 शेयर खरीद लिए, किसी के पास 1000 रुपये था, वो 10 शेयर्स खरीद लिया, किसी के पास 10,000 था, वो 100 शेयर्स खरीद लिया। ऐसे करते करते पूरा 1 लाख शेयर्स चला गया। ये जो शेयर्स है ये टोटल कैपिटल का एक हिस्सा है, और वो इंसान जिसके पास ये शेयर है उसको बोला जाता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो रहता है वो लोग मालिक रहता है कंपनी का। बट शेयर्स 2 तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा रहता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सर इक्विटी शेयर्स क्या है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? देखो, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट। अच्छा, नॉर्मल लैंग्वेज बता रहे, पढ़ के समझाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। शेयर्स 2 तरह का है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब, इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर्स जिस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स है। किस चीज़ का वोटिंग राइट्स? कौन सीईओ बनेगा, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ये सब के लिए वोटिंग होता है, ये सब के लिए वोटिंग होता है। तो वोटिंग कौन करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर लोग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग वोटिंग नहीं करेगा। कंपनी अगर बम्पर प्रॉफिट कमाता है तो सब दे के जो पैसा बचेगा उसमें किसका अधिकार रहेगा? इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है उन लोगों के पास वोटिंग राइट्स मिलेगा, और कुछ बम्पर प्रॉफिट अगर बिजनेस कमाएगा तो जो भी रेसिडुअल प्रॉफिट है ये भी किसको मिलेगा? तो सर तब तो सभी इक्विटी शेयर लेने भागेगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं लेगा। भाई प्रेफरेंस शेयर के पास भी कुछ एडवांटेजेस है। क्या है? देखो, जैसे नाम से समझ में आता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस? बोलिए तो भाई। प्रेफरेंस का मतलब प्रीफर करना। जैसे कि हम बोले कि मेरा जो
फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि जुनैद और फैज़ान, अब मेरा प्रेफरेंस है फॉर एग्जाम्पल फैज़ान कोई काम के लिए, तो इसका मतलब क्या कि जुनैद और फैज़ान साथ में अगर है तो हम पहले फैज़ान को प्रीफर कर रहे हैं, पहला चांस दे रहे। तो प्रीफर का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी को तरजीह देना, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर के पास क्या प्रेफरेंस है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को पहले डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट कमाया तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर लोग को मिलेगा। कंपनी अगर बंद हो रहा है, पैसा वापस करने का टाइम आया तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग का पैसा वापस होगा, बाद में इक्विटी शेयर। तो सर एक बात बताइए, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बोला गया इक्विटी शेयर। बचपन में हम लोग एक चीज़ करते थे, याद है? अब अम्मी मान लो एक अंडा दी या एक केक दी, बोली आधा तोड़ के ले लो, तो क्या डिसाइड होता था? लड़ाई झगड़ा, जो तोड़ेगा वो चूज़ नहीं करेगा। तो भाई तोड़ भी एक ही आदमी रहा है 20 से और चूज़ भी करेगा, तो जानबूझ के बड़ा छोटा तोड़ेगा और बड़ा वाला अपने पास रख लेगा, है ना। तो इसका सल्यूशन क्या था? ठीक है भाई, एक आदमी हम अपने घर में वैसे ही करते थे, मतलब छोटा थे, अपनी बहन को बोलते थे ठीक है कुछ सामान, बोलते ठीक है काट बीच से। अब वो काटती, अब वो उसका काम है कि एकदम इक्वल कटना चाहिए। अगर छोटा बड़ा कटा तो बड़ा वाला हम ले लेंगे, अब ते समझते ही ना काटे। तो इसी वजह से कंट्रोल दिया गया इक्विटी शेयर होल्डर के पास कि भाई अब अच्छा आदमी लोग को बैठाइए, बेस्ट मैनेजर्स को बैठाइए, बेस्ट सीईओ को बैठाइए। अगर आप नहीं बैठाते हैं, आप मोहल्ला से जिसको जिसको पकड़ के बैठा दिए अपना दोस्त यार लोग को, प्रॉफिट कम होगा। तो हमको तो पहले प्रॉफिट मिलेगा, बाद में बचेगा नहीं तो तुमको मिलेगा नहीं। समझ में आया? बैलेंस करने के लिए। क्लियर पॉइंट? इक्विटी शेयर, हाँ इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंट्रोलिंग पावर है। हाँ, रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी हाई है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास रिस्क थोड़ा कम है कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसीलिए रिवॉर्ड थोड़ा कम है। क्लियर पॉइंट है ना? हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। रिस्क है तो ही प्रॉफिट है, ठीक है। भावना में बह जा रहे हैं, भावना में बह जा रहे हैं। फीचर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा मेरिट्स देख लो। देखो मेरिट्स जो है ना, हम एक का अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी सबको ऑलमोस्ट सेम ही है। पहला एडवांटेज इक्विटी शेयर का परमानेंट कैपिटल रहता है। दूसरा, कोई नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट देना ही है, जरूरी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नो चार्ज ऑन एसेट, मतलब इक्विटी शेयर से पैसा उठाने के लिए आपको कुछ भी गिरवी रखने का जरूरत नहीं है। हाई क्रेडिट वर्दीनेस, क्या मतलब है? अगर इक्विटी शेयर आपका बिक जा रहा है, इसका मतलब आपका कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसको कोई भी उधारी दे देगा इजली। जब आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए कोई रेडी है, एक आदमी उधार मांगता है और हर आदमी उसको उधारी देने के लिए रेडी है, इसका मतलब क्या? वो कैरेक्टर का बहुत साफ आदमी है। नहीं तो ऐसी कोई भी दे देगा, भाई भाई को नहीं देगा, बोलेगा ए भाई अभी तो। ह्यूज फंड्स, इक्विटी शेयर से आप ह्यूज फंड्स उठा सकते हैं, ठीक है ना। जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स है उन लोग के लिए ये बेस्ट है। एडवेंचर जिसको पसंद है, लगा दो पैसा, हो सके रातों रात। हम लोग वही सोचते हैं ना इक्विटी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, फट 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 दूसरा दिन एकदम BMW आ गया। तो वैसे नहीं होता है बाबू, वैसे नहीं होता है। डीमेरिट, डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई रिस्क, रिस्क हाई है ना। टाइम कंज्यूमिंग है, शेयर्स इशू करना, उसको चेक करना, टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा अनसाउंड डिविडेंड पॉलिसी, अगर डिविडेंड पॉलिसी सही नहीं है, अगर तुमको सही से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है टाइम टू टाइम, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लेके फायदा नहीं होता है उतना ज़्यादा। डिविडेंड कौन कंट्रोल करता है? डायरेक्टर्स। बहुत सारे टाइम प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जाता है लेकिन डिविडेंड कम दिया जाता है। स्पेक्यूलेशन टेंडेंसी, स्पेक्यूलेशन टेंडेंसी, हम लोग शेयर ही ना सोच के खरीदते हैं, ये 1-1 रुपये वाला शेयर ले रहे, हो सके एक साल बाद 2-3 लाख का हो जाएगा। इसी बिटकॉइन में हुआ, 2010 में बिटकॉइन का दाम वैल्यू कितना था? 4 रुपया 5 रुपया था। हाँ 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ऐसे। आज के डेट में कितने? 80 लाख है। मतलब अगर तुम 2008-9 में 1000 रुपये का बिटकॉइन ले लेते तो आज तुम्हारे पास कम से कम 10-15 करोड़ का प्रॉपर्टी होता है। 10-15 करोड़ तो हम कम बोल दिया, ज़्यादा और ज़्यादा होता है। बोलो फिर भी 12 लाख नॉर्मल आदमी अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है।
हाँ बोलेगा रिक्स है। पता है मेरा एक फ्रेंड था, उसको हम लोग पगला पगला बोलते थे, उसका नाम था हमजा। तो वो ना हम लोग को बोला था 2012-13 में, जब हम लोग 9-10 में थे, तो ना बोला था कि बिटकॉइन एक तो आया है, बिटकॉइन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हम लोग बोला खरीदने। वो तो क्लास 8-9 का बच्चा को कुछ समझ में आता है, अरे पगला है क्या बोल रहा है उसका, और वो ख़रीदा, और वो बहुत कमी में ख़रीदा था। उसके बाद ना वो जैसे ही उसका 10-12 हज़ार प्रॉफिट हुआ, वो उसको बेच दिया। ठीक है, बेच दिया है। हम लोग बोला देखिए इतना का प्रॉफिट हो गया, 15,000 का इसका उसका, हम लोग फिर भी ध्यान नहीं दिए। मतलब अभी हम लोग सोचते हैं कि उसके पास उस वक्त वो बिटकॉइन खरीदा था और उसके बाद 6 महीना साल भर में बेच दिया 15,000 10,000 प्रॉफिट में, अगर वो रख लेता तो अभी तो करोड़पति हो जाता है। देखो यही तो होता है ना, बहुत कोई बोलता है ना, आदमी जब चार्ट देखता है कि इतना दाम में खरीदते इतना में बेचते, भाई अब देखो ह्यूमन टेंडेंसी, हम तुमको अपना बात बता रहे हैं। हम 2021 में जोश आया कोविड के बाद कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है भाई चलो इन्वेस्ट करते हैं। अडानी पावर का और टाटा पावर का शेयर ले लिया। अडानी पावर उस वक्त, टाटा पावर दोनों 80-90 रुपये में जा रहा था, खरीदे 4,000 रुपया का। जैसी 80 से 110-120 हुआ, बेच के एकदम खुश, अरे तेरा बहुत ही मज़ा आ गया। आज के डेट में अडानी पावर का शेयर का दाम लगभग 600 रुपया है और टाटा पावर का 450-500 है। मतलब मेरा जो पैसा था वो 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया था। मतलब 4,000 वो अभी 20,000 हो जाता है। वो उसके बाद फिर हम एक और शेयर्स खरीदे थे, उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, बेच के निकल गए। हम खरीदे थे, तुम्हारा अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, एक शेयर था इसका क्या नाम है, ग्रीन एनर्जी का, कोई सुजलॉन। जब उसका दाम ना 8 रुपया था तो बढ़ते 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 ना 40 हो गया। हम 40 में ख़रीद लिया, चलो ठीक है 40 में ख़रीदा, फिर ना 50 हुआ तो बोला ना रखते इसको, फिर घट के ना वापस से 42-43 हो गया। बोला जा बाबा, फिर जैसे ही 50 हुआ बेच दिया। आज के डेट में शेयर का दाम 80 रुपये है। ऐसे होता है। तो इसमें जो है ना होल्ड करना बहुत, इससे बेस्ट क्या पता है, अभी हम क्या किए, कुछ पैसा था मेरे पास, हम लगाए और उसको देख ही रहे। हाँ, अब क्या सोचे कि अभी मेरा बेटा 3 महीना का है, 5 साल बाद उसका स्कूल जाने का टाइम आएगा, तो उस टाइम निकालेंगे जितना है उसका एडमिशन फीस है, उसको पढ़ाई में काम आएगा। तो अभी हम बोले कि नहीं, अभी देखेंगे हाँ ज़्यादा है कम है। लॉन्ग रन में कभी स्टॉक मार्केट में बहुत रेयरेस्ट है कि तुमको नुकसान होगा, कभी नहीं होता है लॉन्ग रन में। 5 साल में मतलब क्यों, एकदम आराम से बैठ जाना है, इन्वेस्ट करके। तो टैक्स तो तुम्हारा प्रॉफिट में ना काट रहा है, जब तुम प्रॉफिट कमाओगे तभी ना। और वो जो तुम बोल रहे हो ना, वो गैम्बलिंग वाला हो गया, मतलब लूडो हो गया या MPL हो गया, उसमें काटेगा ज़्यादा। शेयर मार्केट में कहाँ है, लॉन्ग टर्म तो 12.5% है, कभी नहीं। कैपिटल गेन्स वो किस चीज़ में बोल रहे हो तुम, अदर सोर्सेज वाले इनकम बोल रहे हो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। वो लॉटरी है, वो ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया, वो अलग चीज़ है। स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था, अभी उसको बढ़ाया है 12.5%, और ये चेंज नहीं होगा। और आपका जो एसेट्स है ना, GST अलग चीज़ है। हम जो कैपिटल गेन टैक्स बोल रहे हैं शेयर्स में 12.5% ठीक है। तुम लाख रुपए कमा रहे हो तो 12.5% लेगा वो, और वो भी अप टू 1.25 लाख पर ईयर, तो वो फ्री है। मतलब उतना के ऊपर टैक्स नहीं देना है लॉन्ग टर्म में। लूप होल्स बहुत है, तो ध्यान में रहने वाला चाहिए। अभी आप ही देखिए ना, जो प्राइस भी जीता है आपका कि 1.4 मिलियन 11 करोड़ ऐसे जीता है, जो शेयर का जो जीता है। तो वो कब, जब तुम एक वो सुपर रिच के लिए जो करोड़ों में, हम लोग का करोड़ों का ट्रांजैक्शन थोड़ी है। उसका सुनिए तो कितना कर रहा है, 4.5 करोड़। हाँ तो ठीक है, जो भी 5 करोड़ से ऊपर वाला स्लैब में चले जाता है उसका फ्लैट 30% 40% कटने लगता है, वो सुपर रिच है। भाई ऋषभ पंत का भी तो कितना कर। अच्छा देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंट्रोल, इसका डिसएडवांटेज ये है, कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा जिसके पास शेयर्स है। ओवर कैपिटलाइजेशन का डेंजर हो सकता है। ओवर कैपिटलाइजेशन का डेंजर का मतलब पैसा का जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर तुम ले लिए तो हाँ, तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो ये तो अच्छा है ना सर, ज़्यादा ले लिए तो अच्छा नहीं है, उतना सबको प्रॉफिट भी तो बांटना पड़ेगा।
ठीक है ना। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी बता रही है, वो शेयर जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट है कि पहले आपको मिलेगा। दूसरा, फिक्स रेट में बहुत सारा टाइम मिलता है डिविडेंड। तीसरा, कंपनी पे बैक हो मतलब बंद होगा तो रीपेमेंट के वक्त पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को मिलेगा। ठीक है ना। मान लो कंपनी बंद हो रहा है तो सबको सबका पैसा मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को मिलेगा। हाँ, उसके बाद बचा तो इक्विटी शेयर को मिलेगा। चलो, फीचर्स वही है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, रिफंड के टाइम में प्रायोरिटी मिलेगा, कोई सिक्योरिटी का ज़रूरत नहीं है, गिरवी रखना नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो है एडवांटेजेस है। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखो, एक है डिविडेंड के रेफरेंस में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ये अलग अलग टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, चलो बात है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड बिफोर द डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। देखो ध्यान से समझो क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब। 2010 में प्रॉफिट मिलने वाला था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को नहीं मिला, 11 में भी नहीं मिला, अब 12 में 2010, 11, 12 तीनों का देना पड़ेगा एक साथ। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मतलब जो साल का ड्यू है वो सब ऐड होते रहेगा बैकलॉग में और एक बार में फिर देना पड़ेगा कंपनी को। नॉन क्यूमुलेटिव में अगर 10 में नहीं मिला तो और नहीं मिलेगा, 11 में नहीं मिला तो और, अब 12 है तो डायरेक्ट 2012 में मिलेगा। तो नॉन क्यूमुलेटिव में आपका जो डिविडेंड है वो एडअप नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन दी शेयर्स। अगर क्यूमुलेटिव है तो वो ऐड होगा बैकलॉग वाला, नॉन क्यूमुलेटिव है तो ऐड। अब है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखो अभी हम तुम लोगों को क्या बोले थे कि जो भी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट रहेगा, एक्सेस प्रॉफिट रहेगा, वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को मिलता है जो एक्सेस प्रॉफिट रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को मिलता है ना एक्सेस प्रॉफिट। बट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को एक्सेस प्रॉफिट के ऊपर भी हिस्सा मिलेगा, हाँ, नॉन पार्टिसिपेटिंग को नहीं मिलेगा। तो वही बोल दी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मे प्रोवाइड आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल ऑल्सो हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर पार्टिसिपेट करेगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस होल्डर। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा। हाँ, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है वो शेयर जो आगे चल के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन जिसके पास रहेगा। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब वो शेयर जो आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है वो शेयर जिसको कुछ समय बाद पैसा दे के हटा सकते हो। रिडीमेबल मतलब पैसा दो और हटाओ। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है वो शेयर जिसको आप पैसा देकर हटा नहीं सकते, जब तक बिजनेस है तब तक वो रहेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच का डिफरेंस आपको पढ़ लेना है एटलीस्ट 5 पॉइंट। क्या एडवांटेजेस, लार्ज फंड कलेक्ट हो जाएगा, नो ऑब्लिगेशन फॉर डिविडेंड, कोई इंटरफियरेंस नहीं, तो इसको गो थ्रू कर लेना है। नो चार्ज ऑन एसेट्स, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पे ऑफ करके हटा सकते हैं। डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड अपील। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बहुत कोई पसंद नहीं करता है, बोलते हैं नहीं यार इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं, जब रिस्क ले ही रहे तो अच्छे से रिस्क लेंगे। लो रिटर्न रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग का बहुत सारा टाइम कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होता है जो आप लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं। कोई वोटिंग राइट्स नहीं है इन लोगों के पास। बहुत सारा टाइम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। फियर ऑफ रिडेम्पशन मतलब कभी भी इसको दे के हटाने का या हटवा देने का रिस्क आपके पास रहता है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप बांटे नहीं है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप बांटे नहीं है उसको क्या बोला जाता है, और उसको जब आप बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अब देखो एक अच्छा कंपनी जो है ना वो कभी भी अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट
कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेगा, उसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, ताकि आगे अगर कैपिटल का ज़रूरत पड़े तो ये वाला पैसा री इन्वेस्ट कर दिया जाए। क्लियर? अब फीचर्स क्या है रिटेन्ड अर्निंग का? ये एक सिक्योरिटी के तौर पे काम करता है। न्यू फंड्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बाहर से, न्यू फंड्स का ज़रूरत जब पड़ेगा इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए तो इसको यूज़ किया जा सकता है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में फाइनेंसिंग के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। और इसको कन्वर्ट मतलब शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत सारा टाइम। एडवांटेजेस, डिपेंडेबल है, इकोनॉमिकल, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, नो ऑब्लिगेशन, कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ रहा है आपको, नो इंटरफियरेंस, ओनर का खुद का पैसा है बिजनेस का, कोई इंटरफियरेंस का ज़रूरत नहीं होगा, नो चार्ज ऑन एसेट्स, कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। बिजनेस कंपनी का गुडविल इंप्रूव होगा कि भाई देखो अपना ही पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब पैसा है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ओन्ड कैपिटल। डिसएडवांटेजेस क्या है? फंड्स मिस यूटिलाइज हो सकता है, ओवर कैपिटलाइजेशन का डर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड। क्या मतलब है? देखो जब तुम नया शेयर इशू नहीं करोगे, इसका मतलब है जो पुराना लोग है वही बॉस बनकर बैठा हुआ रहेगा। शेयर होल्डर को डिससेटिस्फाई हो जाएगा कि यार प्रॉफिट बांट रहा नहीं है, बार बार बिजनेस में वापस ही लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज हो सकता है। अब हम लोग आते हैं बोरोड फंड्स। बोरोड फंड का मतलब हम पहले ही बता दिए कि वो पैसा जो आप मांगते हैं दूसरों से उसको बोलते हैं बोरोड फंड्स। अब बोरोड फंड कितना तरह का है? डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स फ्रॉम बैंक, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक से लोन ले लिए, पब्लिक से डिपॉजिट ले लिए, ये सब ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, फैक्टरिंग। देखो ये सब का मीनिंग पढ़ना है, सब का मीनिंग आपको पढ़ना है। अब देखो डिबेंचर का क्या मतलब है? जब कंपनी को पैसा का ज़रूरत, इधर जब कंपनी को पैसा का ज़रूरत पड़ता है, सुनो, जब कंपनी को पैसा का ज़रूरत पड़ता है वो शेयर इशू करता है। शेयर होल्डर्स लोग जो शेयर में इशू की पैसा लगाता है उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स ओन्ड कैपिटल। उसी तरह बहुत सारे टाइम हम पब्लिक को बोलते हैं कि यार हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। डिबेंचर्स का मतलब होता है एक शॉर्ट टर्म लोन है। क्या है? शॉर्ट टर्म लोन इशू किया जाता है किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। इसको बोला जाता है डिबेंचर। क्या बोला जाता है? एक बस पेपर है, पेपर तुमको दे रही है, जैसे शेयर्स का एक सर्टिफिकेट होता है वैसे डिबेंचर्स का भी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। अब डिबेंचर्स को देखो, इसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स टाइम के लिए ये उधारी दिया जाता है, जिस टाइम पूरा होने के बाद आपको रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। एक फिक्स टाइम के लिए उधारी आपको दिया जा रहा है, टाइम पूरा होने के बाद आपको रीपे करना पड़ेगा और एक फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर के नाम के आगे ही लिखा हो रहता है 9% डिबेंचर्स। अब ये 9% डिबेंचर का मतलब है ये जो डिबेंचर है इसके ऊपर आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा। 12% डिबेंचर्स, इसका मतलब है ये डिबेंचर के ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, अब इसका फीचर्स, ये बोरोड फंड है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कंपलसरी इंटरेस्ट मिलेगा, सिक्योरिटी कुछ मॉर्टगेज करके रखा जाता है, गिरवी दिया जाता है, रिडीमेबल, थोड़ा दिन बाद फिक्स टाइम के बाद उसका पैसा वापस हो जाएगा, कोई वोटिंग राइट्स इन लोग को नहीं मिलता है। अब देखो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, मॉर्टगेज डिबेंचर्स या सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल, रजिस्टर्ड और बेरर, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सब करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। अब देखो मॉर्टगेज डिबेंचर्स और सिक्योर्ड डिबेंचर्स का क्या मतलब है? मॉर्टगेज और सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स which are secured by a fixed charge or floating charge।
A regular mortgage deed is entered between and the company representative called trustees. Unsecured debentures are those which do not have any security. मतलब क्या मतलब है? आप डिबेंचर इशू कर रहे हो कोई चीज़ को गिरवी रख के, उसको बोला जाता है मॉर्गेज या सिक्योर्ड डिबेंचर। जैसे कि कंपनी बोला ये मेरा एक लैंड है, ये लैंड हम मॉर्गेज रखे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, मतलब अगर हम डिबेंचर्स का पैसा नहीं चुका पाए ये लैंड आप लोग ले लोगे। इसको बोला जाता है सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? मतलब तुम डिबेंचर्स इशू किए, कुछ कोई चीज गिरवी नहीं रखी हो। रिडीमेबल और इनरिडीमेबल, देखो ज्यादातर डिबेंचर्स तो रिडीमेबल ही होता है, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद उसको पे ऑफ कर देंगे। कुछ डिबेंचर्स होता है लाइफ लॉन्ग, जिसको बोलते हैं इररिडीमेबल, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ये डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करते रहना होगा। रजिस्टर्ड एंड बेरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है वो डिबेंचर्स जिसका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है कंपनी में, मतलब मेरे नाम में वो रजिस्टर्ड है। अब अगर हमको मान लो कोई थर्ड पार्टी को बेचना है तो हमको कंपनी में जाके ट्रांसफर करवाना पड़ेगा नाम, तब वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा। बेरर डिबेंचर्स का मतलब होता है भाई बस एक स्लिप है, जिसके हाथ में उसका है, तुमको बेचना है बस वो स्लिप दे दो, उसका हो गया बेरर डिबेंचर। जो कंपनी के पास नेम एड्रेस के साथ रिकॉर्ड नहीं है डिबेंचर होल्डर का। फर्स्ट डिबेंचर मतलब जिसको सबसे पहले रीपे करेंगे, पहले उसका पैसा देके हटाएंगे, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिबेंचर। सेकेंड डिबेंचर जो फर्स्ट डिबेंचर के बाद जिसका पैसा रीपे किया जाएगा। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, these debentures are issued with a specific rate of interest which is called coupon rate. The specific rate may be fixed or floating which is usually linked, मतलब देखो स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ डिबेंचर्स फिक्स रहेगा, बैंक रेट के हिसाब से रखा जाता है। इसमें जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, इसमें एक फिक्स रेट ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैसे बेनिफिट होता है? इसमें बेनिफिट इस तरह से होता है कि डिबेंचर्स इशू कम दाम में किया जाता है। जैसे कि 100 रुपये का डिबेंचर्स है, हम आपको 80 में बेच रहे हैं, खरीदेंगे 100 में, तो 20 रुपये आपका ऐसे ही फायदा हो गया। समझ में आया? अच्छा, कन्वर्टिबल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब होता है वो डिबेंचर जिसको आगे चल के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का मतलब होता है वो डिबेंचर जिसको आगे चल के भी आप इक्विटी शेयर्स में डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते। एडवांटेजेस, अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स लोग के लिए ये अच्छा है, बोलते हैं हाँ भाई पैसा सेफ है, जैसे एफडी सेफ है ना, रेगुलर रिटर्न आपको मिलते रहेगा, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डूबने का चांस नहीं है। इकोनॉमिकल सोर्स, डिबेंचर्स इशू करने में कंपनी को ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है, कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसका जो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, इसको नहीं पढ़ना है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फ्लेक्सिबिलिटी, जब भी आपके पास पैसा होगा आप उसको पे बैक करके हटा दो। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ। अच्छा, पेज नंबर 33 के बाद डायरेक्टली 36 आ जा रहे, 3 चैप्टर तो क्यों? ठीक है, तो आज तो यहीं तक करेंगे। बुक देना, इसका डिसएडवांटेजेस करें। डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहला परमानेंट बर्डन ऑन इंटरेस्ट, मतलब परमानेंट इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। उसके बाद आपका एसेट्स गिरवी हो जाता है इस चक्कर में, आपका डिविडेंड कम हो जाएगा टाइम टू टाइम, वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है डिबेंचर होल्डर्स लोगों को, ये सब डिसएडवांटेजेस है। डिबेंचर्स और शेयर्स का जो डिफरेंस दिया हुआ है बुक में, उसमें कोई भी 5 पॉइंट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं, ये चैप्टर लंबा है, अभी भी 2 क्लास और लग जाएगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो।